हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। हम आपके साथ हाइलाइट्स ऑफ द डे की सीरीज जो है वो शेयर कर रहे हैं और आपको भी वो बहुत अच्छी लग रही है। मैं मानती हूं कि वो आपको यूजफुल भी लग रही होगी क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि काफी सारे करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाते हैं और फिर वो पेपर में अपीयर हो सकते हैं। तो आपको इनको सिर्फ लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है, इसको साथ साथ रिवाइज भी करते चलना है ताकि आपको लास्ट में किसी भी जो बुकलेट होती है उसको रिवाइज ना करना पड़े, उसको ना पढ़ना पड़े। तो आप अगर डेली बेसिस पे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, इन पॉइंट्स को लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। So let's start with the highlights of the day. Highlights of the day. हमारे पास पहला जो हाईलाइट ऑफ द डे है दैट इज आज का फर्स्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज नेशनल प्रोटीन डे। क्या है? नेशनल प्रोटीन डे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो अपीयर होते हैं। नेशनल प्रोटीन डे। नेशनल प्रोटीन डे जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। लिखेंगे 27 फरवरी। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। ये आपको याद रखना है। नेशनल प्रोटीन डे जो है वो मनाया जाता है और इसमें हमें क्या बताया जाता है, क्या चीज जो है वो बताई जाती है, इसमें यही बताया जाता है कि प्रोटीन डे पर जो हमें ये सुनाया जाता है, ये बताया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी डाइट में, हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा जो है वो कितनी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। यानी जो प्रोटीन है ये न्यूट्रिशियस होता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। तो इसीलिए नेशनल प्रोटीन डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों में, बड़ों में इन प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए इससे क्या पता चलता है हमें? ये हमें बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट, कि हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा जो है, प्रोटीन की अहमियत कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स इसमें क्या क्या आता है ये तो आप सुनते ही रहते होंगे। इसमें जैसे मीट होता है, उसके बाद हमारे पास जैसे चना होता है, पीनट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, इसके बाद हमारे पास पल्सेस होती हैं, ऑलमंड्स होते हैं। इन सब चीजों में क्या पाया जाता है? इन सब चीजों में प्रोटीन की मात्रा जो है वो पाई जाती है अच्छे अमाउंट में। जो प्रोटीन जो है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चीज की जरूरत है हमें? वैसे तो हमें सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी जरूरत होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, सबकी जरूरत होती है। लेकिन बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। और 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे जो है वो मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज वर्ल्ड एनजीओ डे। कौन सा है? वर्ल्ड एनजीओ डे। वर्ल्ड एनजीओ डे जो है ये भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनजीओ डे की क्या रेलिवेंस है? पहले हम बात करेंगे एनजीओ। एनजीओ क्या है? नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करें तो कब मनाया जाता है? ये 27 फरवरी को मनाया जाता है और ये वर्ल्ड एनजीओ डे है। तो इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कब किया था, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है 2014 में। कब किया जाता है? 2014 में। हम लिखेंगे इंटरनेशनली, क्योंकि ये वर्ल्ड एनजीओ डे है ना, तो इंटरनेशनली recognized in 2014। इसके साथ साथ अगर कोई भी नेशनल डे है, कोई वर्ल्ड ये एनजीओ डे है जो 27 को मनाया जा रहा है, तो इसकी कोई थीम भी रही होगी। तो इसकी थीम क्या है? इस बार जो ये मनाया गया है, इसकी थीम जो है, द थीम इज empowering grassroots movement, empowering grassroots movements for a sustainable future। सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी आपने वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल सुना होगा। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचर ने जो भी हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमें इन रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से इनका यूज करना है कि क्या हो, हमें तो बेनिफिट हो, यानी प्रेजेंट जनरेशन को बेनिफिट तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो ये मतलब होता है सस्टेनेबल का। तो इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां हम सभी चीजें जो हैं इस आज ही इस्तेमाल करके खत्म ना कर दे, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना रखें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? एम्पावर करना होगा, यानी सशक्तिकरण करना होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। किसको? ग्रास रूट मूवमेंट को, जो बिल्कुल ही लो लेवल पर मूवमेंट चल रही हैं, आंदोलन चलते हैं। चाहे एनजीओ जो है, एनजीओ भी तो एक किस्म का आंदोलन ही चलाता है ना। एनजीओ क्या करते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम करते हैं। चाहे कोई ऑर्फन बच्चों को रखते हैं, चाहे कोई एजुकेशन के लिए, कोई लड़कियों के लिए, कोई बुजुर्गों के लिए, ठीक है, कोई अनाथ बच्चे जैसे मैंने बताया ऑर्फन। तो इस तरीके से एनजीओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को अपनी जो है, हम बोल सकते हैं कि अपनी सर्विस देने में। ठीक है, आपको समझ आया? द नेक्स्ट थिंग इज पंच मिशन। ये हमने कल भी पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आज आपको फिर से बताऊंगी इसकी थोड़ी सी और जानकारी हम हासिल करेंगे। तो कल आपने जो इसके नोट्स बनाए थे यहाँ देखकर, उसमें आपने इन पॉइंट्स को भी ऐड कर देना है, ताकि पंच मिशन से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज पेपर में अपीयर होता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सके और आपका सही भी हो। ठीक है, पंच मिशन जो है, सबसे पहले ये हमने कल पढ़ा था कि ये किसके लिए है? फॉर द स्टडी ऑफ सोलर। ठीक है, यानी फॉर सोलर स्टडी, जिसमें किसकी स्टडी के लिए था? ये सन की स्टडी के लिए था। किसकी स्टडी के लिए था? सन की स्टडी के लिए था। ये सन की किस चीज के बारे में है? ये सन की किन चीजों को स्टडी करेगा? सन के कोरोना को, विच इज द आउटर मोस्ट जो लेयर थी, हमने पढ़ी थी 6,
तो उसमें सन का जो कोरोना है वो सबसे आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट जो सरफेस है उसकी। और उसके बाद सोलार फ्लेयर्स, ठीक है, ये इन दोनों चीजों को सन की स्टडी करेगा। इसलिए ये पंच मिशन जो है वो किसने चलाया, पंच मिशन, ये नासा का पंच मिशन है। किसका है, नासा का। जब हम बात करेंगे कि ये कहां से लॉन्च होगा, लॉन्च लोकेशन क्या है इसकी लॉन्च लोकेशन जो है वो कैलिफोर्निया है। कहां से, कैलिफोर्निया से ये लॉन्च किया जाएगा। जब हम बात करते हैं लॉन्च डेट की, तो ये मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि लॉन्च डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं है, तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बस हो सकता है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है, होता है ना जिसपे हम भेज रहे हैं तो कोई व्हीकल भी तो होगा, तो लॉन्च व्हीकल कौन सा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लॉन्च व्हीकल इज लिखेंगे, लॉन्च व्हीकल इज, ये ना नासा नहीं है, इधर नासा नहीं है, स्पेस एक्स है। क्या है, स्पेस एक्स। और यहां क्या है, स्पेस एक्स फाल्कन 9, स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो है ये व्हीकल है जिस पर इसको लॉन्च किया जाने वाला है। कौन लॉन्च करेगा, स्पेस एक्स लॉन्च करने वाली है। और अगर हम बात करें कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा, तो उसकी डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं है। और साथ ही साथ इसके बाद अगर हम इसके और कुछ चीजों की बात कर लेते हैं, तो सोलार फ्लेयर जो है वो है क्या, पहली बात, ठीक है। सोलार फ्लेयर जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये सोलार फ्लेयर, ठीक है। ये चार्ज्ड पार्टिकल जो हैं ये सन से निकलते हैं और इन्हें हम आउटर सरफेस जो है सन की, कोरोना, उस पर देख सकते हैं। यानी ये चार्ज पार्टिकल कहां से निकल रहे हैं, सन से, और उसे हम कहां देखते हैं, ये कोरोना में अपियर होते हैं, जिसको हम आउटर सरफेस ऑफ द सन बोलते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इट इज कि इसका जो, इसमें ना मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 जो हैं सैटेलाइट्स रहेंगी, जो सूटकेस सैटेलाइट्स हैं, 4 सूटकेस सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स कितनी है, ये 4। और हर एक का, यानी ईच का वेट जो है, हर एक का वेट कितना होगा, 64 किलो। कितना होगा, 64 केजी हर एक जो सूटकेस सैटेलाइट है उसका वेट होगा। और ये कितनी सैटेलाइट्स हैं, ये 4 सैटेलाइट्स हैं, सूटकेस सैटेलाइट्स, जो सूटकेस साइज्ड है ना, हाँ, सूटकेस साइज्ड सैटेलाइट 4 हैं और उन इनमें एक एक का वेट जो है वो 64 केजी होने वाला है। और इसे भेजा कहाँ जाएगा, सबसे पहले इसके साथ ना इसमें 4 कैमरास भी जो हैं वो लगे हुए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि ये कैमरास जो हैं वो इनकी 3D इमेजेस जो हैं वो बनाकर साइंटिस्ट को दिखाएंगे। यानी क्या इमेजेस बनेंगी, 3D पिक्चर्स बनेंगी, 3D इमेजेस विजिबल होंगी सन के कोरोना की, एज वेल एज जो सोलर फ्लेयर है, बिल्कुल एग्जैक्टली 3D इमेजेस जो है वो साइंटिस्ट देख सकेंगे, ताकि उसको ऑब्जर्व कर पाए, जिसके रिलेटेड ये मिशन है उसे स्टडी कर पाए, ठीक है। इसके साथ साथ हमने अगले क्या बात की है कि ये कहां पर लॉन्च किया जाएगा, तो ये तो कर दिया कि कैलिफोर्निया से होगा, जाएगा कहां पर, ये लो अर्थ ऑर्बिट पर जाएगा, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट पर जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट पर जाने वाला है, ठीक है। लिखा आपने। उसके बाद इसकी हमने एब्रिविएशन तो कल ही पढ़ ली थी, आपने नोट करी होगी, पोलारीमीटर। क्या है इसकी एब्रिविएशन, पोलारीमीटर टू यूनिफाई सन्स कोरोना एंड पोलारीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड द हेलियोस्फीयर। दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ पंच मिशन, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि ये कब तक जो है वो वहां रहेगा, कब तक जो है ये इसकी स्टडी करनी है, और इसकी लाइफ जो है, लाइफ कितनी है, तो हम बात करेंगे कि इसकी लाइफ 2 इयर्स है। कितनी है, 2 साल तक
ये जो है वो स्टडी करने वाला है सन के कोरोना को एज वेल एज सोलर फ्लेयर्स को। ठीक है, इसके अलावा अदर मिशंस की हम बात कर लेते हैं। तो अदर मिशंस में हमारे पास जैसे पार्कर मिशन है, लिखेंगे पार्कर मिशन हो गया हमारे पास। ठीक है, कुछ दो चार मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये किसका है? ये नासा का है। ठीक है, और पार्कर मिशन जो है ये क्लोजेस्ट मिशन है। क्या है? क्लोजेस्ट मिशन है, यानी इससे करीब जो है सन के कोई भी मिशन नहीं है। यही मिशन है जो सन को क्लोजेस्टली जो है वो स्टडी कर रहा है। और इसके अलावा इट इज स्टिल वर्किंग। क्या? इट इज स्टिल वर्किंग, ये अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, और उसकी लाइफ कितनी बताई मैंने आपको? 2 इयर्स। तो ये जो है वो अभी भी काम कर रहा है। द नेक्स्ट हम बात करेंगे परसिवियरेंस मिशन। परसिवियरेंस मिशन की हम बात करेंगे। ये भी नासा का है। किसका है? नासा का। और ये कहां गया है? ये कहां जाएगा? ये है मार्स पे। कहां पर? मार्स पे। उसके बाद शुक्रयान मिशन। शुक्रयान मिशन जो है वो विनस की स्टडी करने के लिए है, और इट इज बाय इसरो। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। उसके बाद चंद्रयान मिशन। ये मून की स्टडी करने के लिए था। तो चंद्रयान मिशन जो है वो किसके द्वारा है? इसरो के द्वारा है। चंद्रयान मिशन किसके द्वारा है? इसरो के द्वारा है। और इसने किसकी स्टडी करनी थी? मून की। और साथ में क्या करना था? सैंपल जो है उसके इकट्ठे करने थे, सैंपल ऑफ द मून। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडिया ने आदित्य L1 यानी इसरो के द्वारा जो है वो सन की स्टडी के लिए अगर कोई गया है तो वो कौन सा है? आदित्य L1। आप लिख सकते हो आदित्य, ये तो सबने सुना होगा, आदित्य L1 बाय इसरो। और ये किसकी स्टडी के लिए था? स्टडी ऑफ सन की स्टडी करने के लिए गया था। ठीक है, तो पार्कर मिशन जो है वो नासा का है, परसिवियरेंस मिशन भी नासा का है, शुक्रयान, चंद्रयान और आदित्य L1 जो है वो इसरो के हैं। ये ना जो शुक्रयान है ये जापान भी है इसमें इंक्लूडेड, इसरो प्लस जापान। शुक्रयान में ये वीनस की स्टडी करेगा और इसमें इसरो प्लस जापान है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हाईलाइट है दैट इज नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, इसका आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि नेशनल साइंस डे, पहले तो मैं बता दूं यह 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने का क्या कारण है? इसको मनाने का ये कारण है कि जो सीवी रमन है, ठीक है, जो सीवी रमन जी थे उन्होंने रमन इफेक्ट की क्या की थी? रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट को क्या किया था? डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे ऑन 28 फेब। रमन इफेक्ट किसने? सीवी रमन ने 1928 में। ठीक है, और उसके बाद 1930 में उन्हें क्या मिलता है? नोबेल प्राइज। क्या मिलता है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसमें मिलता है उनको? इन फिजिक्स। किसमें? फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है।
अब हम बात करें इसकी थीम क्या थी, तो इस बार की जो थीम थी वो है एम्पावरिंग इंडियन यूथ, लिखेंगे एम्पावरिंग इंडियन यूथ, इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस, फॉर ग्लोबल लीडरशिप in science, empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for a developed India. ठीक है, ये इस बार की थीम थी, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। यानी अगर हम इसका मतलब समझें तो इंडियन यूथ को, भारत के युवा को सशक्तिकरण करना है, उनको एम्पावर करना है, किसके लिए, ताकि वो ग्लोबल लीडरशिप का हिस्सा बन सके, फॉर ग्लोबल लीडरशिप किस चीज में, साइंस एंड इनोवेशंस में, ताकि वो कुछ इनोवेशन कर सके इस चीज में। और ताकि क्या हो, जब देखो अगर भारत का युवा जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना, जब आप समझोगे ना तो आपको ये लाइन आसान हो जाती है याद करना। इसका मतलब है कि भारत के युवा को इतना एम्पावर किया जाएगा कि वो ग्लोबली लीडर बन सके। और वो कैसे बनेगा, जब वो साइंस एंड इनोवेशन करेगा, साइंस एंड इनोवेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कुछ ऐसे एक्ट्स करेगा, और उससे क्या होगा, दैट विल रिजल्ट इन अ डेवलप्ड इंडिया। उससे क्या होगा, भारत जो है वो विकसित हो जाएगा, भारत जो है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। क्योंकि जब साइंस में डेवलपमेंट होती है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है ना, तो देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेजी से चलता है, वो डेवलप्ड हो जाता है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अभी जो है वो भारत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि रशिया है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया को डेवलप करने के लिए हमें भारत के युवा को सशक्त करना पड़ेगा, ताकि वो कुछ साइंस एंड इनोवेशन कर सके, साइंस में इनोवेशंस कर सके, और भारत को ग्लोबली जो है वो लीडरशिप भी प्रोवाइड कर सके, और साथ में भारत को ग्लोबली एक डेवलप्ड नेशन बना सके। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के हाइलाइट्स ऑफ द डे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये हाइलाइट्स ऑफ द डे जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्या आपको ये यूजफुल लग रहे हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च 2025 से हमारे यहाँ जो फ्रेश बैचेस हैं, चाहे वो ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपसे भी ये अनुरोध है कि आप यहाँ पर आए। डेमो क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। डेमो जो है वो फ्री है, तो इसलिए आप क्लासेस ले सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। और फ्रेश बैचेस जो 1 मार्च 2025 से होने वाले हैं स्टार्ट, उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और बात करें हम टाइम स्लॉट की, तो हमने 9 AM टू 1 PM जो है वो हमारे पास मॉर्निंग का शिफ्ट रहता है, और उसके बाद 2 PM टू 6 PM तक इवनिंग का स्लॉट रहेगा। ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।